मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है। किसी परिनालिका के कारण, या फिर किसी धारावाही चालक के कारण, या फिर किसी सीधे तार के कारण। तो इन तीनों के कारण हमने पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। आज हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रख दें, कोई ऐसा चालक रख दें जिसमें करंट बह रही है और वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही है, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो हमें पता है कि कोई धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो धारावाही भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और हम उस चालक को क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख भी रहे हैं। तो क्या होगा कि वहाँ पे दो फोर्स आ जाएंगे, दो चुंबकीय बल आ जाएंगे। एक तो जो जिस बल में हम रख रहे हैं एक वो, और एक जिसमें धारावाही में धारा बह रही है उसके कारण एक फोर्स होगा, तो वो, यानी कि दो चुंबकीय बल आ जाएंगे। इसके कारण उस पर एक फोर्स लगेगा, उस जो कंडक्टर हमने रखा है उस पर क्या लगने लगेगा, एक बल लगने लगेगा, और वो कंडक्टर जो है, जो चालक है, वो उसमें ही घूमने लगेगा। तो हम पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के पास रखे चालक पर एक बल आरोपित करता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। और चालक पर जो बल लगता है वो बल लगता है F बराबर IVL साइन थीटा। एक तो चुंबकीय क्षेत्र ये है VF, है ना, तो एक तो F इधर की साइड लग रहा है, ये F, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है, और इसमें मैंने एक कंडक्टर रख दिया, तो एक इस कंडक्टर के कारण यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र लाइन उत्पन्न हो रही होंगी। तो एक बल ये है, एक बल ये है, यहाँ पे एक बल ये हो गया F2, तो F1 इधर की ओर लग रहा है, F2 इधर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे एक बल युग्म बन जाता है, बल का एक जोड़ा बन जाता है जो इस कंडक्टर को क्या करता है, घुमाता है। और यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा मोटर में। अभी हम आगे मोटर पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर क्या होती है, उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे जो बल लगता है टोटल, ये F1 F2, ये जो नेट बल लगता है, मान लिया F1 इस तरह से लग रहा है, ये F1 है और ये F2 है, तो जो नेट टोटल बल आ रहा है वो ये है वेक्टर फॉर्म में। तो टोटल ये जो बल F आ रहा है, इस टोटल बल का मान होता है F बराबर IVL साइन थीटा। और ये F किस पे डिपेंड करता है, करंट के मान पे, कंडक्टर में जो करंट बह रहा है इसके मान पे। अगर इसमें करंट ज़्यादा बहेगी तो ये और ज़्यादा तेज घूमेगा। ये बी पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा, ये चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा कहना चाहिए प्रबल होगा, ये उतनी ही तेज घूमेगा। और एल पे कंडक्टर, ये जो चालक है इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी ये उतनी ही तेज घूमेगा। उसके बाद एंगल पे, ये चालक इस क्षेत्र के किस एंगल पे रखा, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है जो पहले से ही है, और इस चालक की दिशा इस तरह है, तो यहाँ पे एंगल ये थीटा बन रहा है। तो ये थीटे पे भी डिपेंड करता है। मान लो साइन 90 है और साइन 90 का मान होता है 1, यानी कि 90 जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा। और जब ये इसके क्षेत्र के इक्वल आ जाएगा, जब थीटा 0 आ जाएगा, इसी की दिशा में आ जाएगा, तो इस पर फोर्स कैसा लगा, फिर 0, क्योंकि साइन 0 इक्वल टू 0, तो इस पर फोर्स नहीं लगा जब ये इसी दिशा में होगा। और जब ये बिल्कुल सीधा होगा 90 में, तो इस पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। F बराबर IVL साइन थीटा। तो F जो बल होता है वो काय में हमारा होता है, न्यूटन में। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमें मिल सकता है V का, V इक्वल टू F अपॉन IL, न्यूटन एम्पियर मीटर। और एक बी का हम फॉर्मूला पीछे भी पढ़ सकते हैं, बी इक्वल टू, पीछे पढ़ के आए कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, फ्लक्स पर मीटर, की 1 मीटर में कितना फ्लक्स है, इसको भी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था वेबर पर मीटर स्क्वायर या गॉस। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और मिल गया बी का। तो हाई स्कूल में कभी कभी पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा फॉर्मूला नहीं है, तो 3 फॉर्मूले तो सही देगा, एक गलत देगा। तो 3 सही कौन से हैं, एक तो न्यूटन एम्पियर मीटर, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, ये 3 सही हैं। बाकी जो है एक गलत दे देगा, तो हमें गलत वाला टिक करना होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, अगर थीटा बराबर 90 है तो बल कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगे। ज़्यादा अगर समांतर हो जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, समांतर कौन हो जाए, ये चालक इस क्षेत्र के समांतर हो जाए, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो बल इस पर नहीं लगेगा, यानी कि 0। इसके आगे हम पढ़ लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे तथा उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों आपस में लंबवत हों। तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली बहने वाली धारा की दिशा, तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। इसमें जो हम ये दिशा पता करते हैं ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही करते हैं। तो किस तरह से होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे कि ये उंगली जो है हमारी, ये जो उंगली है हमारी, ये क्या दिखा रही है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें हैं वो इस तरह से हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें हैं। तो हमारी ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें हैं, और इसमें ये क्या हो गया, बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार होना, तीनों आपस में लंबवत हो। ये तीनों आपस में कैसे लंबवत, लंबवत का मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो पहली उंगली होगी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, दूसरी ये जो है ये चालक रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये चालक रखा है इसके 90 डिग्री पे, तो इसमें चालक में बह रही है धारा, तो ये इसमें क्या, धारा की दिशा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की साइड लगेगा,
फोर्स लगेगा वो इस चालक में ऐसे ऊपर की साइड लगेगा, इस तरह से ये चालक घूमने लगेगा इस तरह से, तो इसमें फोर्स ऊपर की साइड लगेगा। तो ये बताता है हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो हम यही लिखते हैं कि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा व पहली उंगली दूसरी उंगली एक दूसरे के लंबवत रहें। तो पहली उंगली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरा धारा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताती है, और अंगूठा बताता है कि वो उस पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, यानी किस तरह से फोर्स लगेगा। तो ये होता है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला हम पढ़ लेते हैं विद्युत चुम्बकीय के फैराडे के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है बल लगने का, ये होता है हमारा मोटर में, और हम एक अब पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। ये यूज होते हैं जनरेटर में, इनको हम पढ़ लेते हैं। ये काय में जनरेटर में यूज होते हैं हमारे, जिनसे बिजली बनती है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, करंट। यहाँ पे जैसे करंट इस तार में दे रहे हैं, तो ये घूम रहा है, यानी कि मोटर में करंट देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बिजली मिलेगी। देखते हैं कैसे। जैसे कि ओस्टेड ने कहा था, ओस्टेड ने ये कहा था, अगर किसी धारावाही चालक में अगर हम करंट प्रवाहित हो रही है, कोई चालक है उसमें करंट प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कहा था ओस्टेड ने, हमारे जो वैज्ञानिक ओस्टेड थे उन्होंने ये कहा था, कोई धारावाही चालक है उसमें धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फैराडे ने इसका उल्टा कहा था, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, पहले से ही हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दें किसी भी चुंबक के कारण या कैसे भी, और उसमें हम क्या करें, कोई चालक रख दें। चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या रखा, कोई चालक रख दिया, तो इसमें धारा उत्पन्न हो जानी चाहिए, ये कहा फैराडे ने। और ओस्टेड ने कहा था कि कोई चालक अगर धारा बह रही है तो उसके चारों ओर ऑटोमेटिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इन्होंने कहा अगर चुंबकीय क्षेत्र में चालक रख दें तो उसमें करंट पैदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कब हुआ, इसमें क्या हुआ कि अगर जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक रख दें, मान लो रख देते हैं, तो करंट पैदा नहीं होती। कब पैदा होती है, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसमें परिवर्तन हो, या तो चालक इस चुंबकीय क्षेत्र को काटे या फिर चुंबकीय क्षेत्र चालक को काटे, यानी कि दोनों में से किसी एक में परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन होने का मतलब है कि दोनों में से कोई एक रोटेट करना चाहिए, कोई एक चीज़ घूमनी चाहिए। या तो अगर चुंबकीय फ्लक्स ऐसे घूमता रहे, ऐसे इस तरह से घूमता रहे, तो ये कंडक्टर को काटेगा, या फिर कंडक्टर घूमता रहे इसके अंदर, तो फिर चुंबकीय फ्लक्स कटेगा। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में कट होना चाहिए, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा जाता है तथा फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत के कारण चुंबक के कारण विद्युत का प्रेरित हो जाना, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक के कारण विद्युत पैदा होना। और ओस्टेड ने, अभी हम जो पीछे पढ़ रहे थे, ओस्टेड ने कहा था कि विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और फैराडे ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत पैदा हो जाती है, लेकिन कब, जब इस क्षेत्र में परिवर्तन होता है तब, यानी कि कोई एक चीज़ घूमनी चाहिए। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसे हम फैराडे के नियम भी कहते हैं, और इसका प्रथम नियम यही है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा जाता है और फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर एक करंट पैदा हो जाती है। अब ये करंट कितनी पैदा होगी, ये भी डिपेंड करता है। तो दूसरे नियम में कहा फैराडे ने कि विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा का मान फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुपाती होगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, जितने ज़्यादा तेज कंडक्टर घूमेगा, उतने ही ज़्यादा करंट पैदा होगी। यानी कि फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसमें जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, वो जो करंट जो पैदा हो रही है वो उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी। अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन तेज होना चाहिए। हमें पता है, हम जनरेटर में जो इस तरह से जो घुमाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है उसमें एक कंडक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, और चारों ओर मैग्नेट लगी रहती है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रोटर घूमता रहता है। तो हम क्या करते हैं, रोटर को घुमाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, कंडक्टर को घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो क्या होता है, कंडक्टर में धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जनरेटर लाइट बनाने लगता है। ये जनरेटर का नियम है, आगे हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो फैराडे के नियम क्या है कि प्रथम नियम है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक रखा जाता है और फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डी फाई का मतलब फाई चेंज हो रहा है समय के साथ। जब समय के साथ चेंज हो रहा है तभी फ्लक्स बन रहा है, तभी वोल्टेज बन रहा है। ई क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, इसे वोल्टेज कहते हैं। तभी वोल्टेज बन रहे हैं जब फाई में चेंज हो रहा है। अगर फाई में चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज नहीं बनेगा। तो ये है इसके दोनों नियम। पहले नियम में कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा उत्पन्न ये डिपेंड करती है कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अगला है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है, ई बराबर, जैसे ई बराबर आया, ये ई किसके प्रोपोर्शनल है, यानी वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एन आ जाता है, एन डी फाई/dt, और ये काय में मात्रक होता है वोल्ट में, क्योंकि वोल्टेज होता है। इसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। माइनस का चिन्ह क्या बताता है कि जिससे वोल्टेज पैदा हुआ है, वोल्टेज किससे पैदा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो वोल्टेज पैदा ही नहीं होता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें कंडक्टर रखा और उसे घुमाया तो वोल्टेज पैदा हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण पैदा हुआ, लेकिन जो वोल्टेज पैदा हुई है
तो कंडक्टर में क्या हो गई है, करंट पैदा। अब कंडक्टर में करंट पैदा हो गई तो कंडक्टर के अंदर भी एक क्या, जहाँ करंट होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, और एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से भी है। तो चुंबकीय कंडक्टर के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र जो कंडक्टर के अंदर पैदा हुआ है, चालक के अंदर जो मेन चुंबकीय क्षेत्र था उसको कम करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये है लेंज का नियम कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न जो वोल्टेज है की दिशा ऐसी होती है जो स्वयं उसी का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है। यानी कि जिससे वोल्टेज उत्पन्न हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, उसी चुंबकीय क्षेत्र को कम करता है जिससे स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। इसे इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन का यूज करते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत मोटर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।